नीलेश जी। जी सर, आपको जो भी कुछ पढ़ाना है आप पढ़ा सकते हैं। जी सर। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि मैं आप सबको कक्षा 10 का विद्यार्थी एज्यूम कर लूँ। जी जी, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हम सब कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। शुभ प्रभात सर, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। चलिए, आज का बच्चों दिनांक क्या है? आज का दिनांक है सर 1 अप्रैल 2023। ठीक है बच्चों जी। प्रिय बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने छंद के बारे में सामान्य जानकारी तथा उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। और आज छंद की एक प्रकार चौपाई के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, चौपाई। तो आज का प्रकरण क्या निकला बच्चों? चौपाई। तो आइए समझते हैं कि चौपाई क्या होता है बच्चों। अगर इसको हम शब्द के अर्थ को देखें तो चौ मतलब चार, चौ मतलब चार, और पाई मतलब पंक्ति। अर्थात जो चौपाई छंद है ये एक इस प्रकार का छंद है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। तो बच्चों, चौपाई छंद को समझने से पहले कल के प्रकरण को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें चौपाई को उससे रिलेट करने में आसानी हो जाए। तो प्रिय बच्चों, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था छंद। छंद के बारे में हमने पढ़ाते हुए कहा था कि छंद के जो मुख्य प्रकार हैं वो 3 हैं। कौन कौन सा? मात्रिक अर्थात मात्राओं के द्वारा जिसका वर्णन किया जाए। वर्णिक अर्थात वर्णों या गणों के द्वारा जिसका वर्णन किया जाए। और एक होता है मुक्तक, यानी इसको ना ही मात्रा से मतलब होता है और ना ही वर्ण या गण से मतलब होता है। मुक्त मतलब मुक्त, सभी से मुक्त छंद होता है ये, यानी केवल लय इसमें मुख्य तत्व होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा मात्रिक छंद है इसी के अगर भेदों की बात करें तो मुख्यतः 3 भेद इसके भी हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों, इसका जो पहला होगा वो होगा सममात्रिक। कौन सा होगा? सममात्रिक। फिर अगर देखें तो अर्ध सममात्रिक, और फिर अगर देखें तो एक आता है विषम मात्रिक। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इनके शब्दों से ही क्लियर हो रहा है कि सममात्रिक जिसमें समान मात्राएं हों, अर्ध सममात्रिक मात्राएं तो समान है लेकिन अर्ध मतलब बीच में आधी हैं, तो ये अर्ध सममात्रिक होगा। विषम मात्रिक जिसमें मात्राएं विषम है, सम नहीं है, तो वो क्या होगा? विषम मात्रिक। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद के पुनः भाग होते हैं। मुख्यतः 5 भाग बताए गए हैं। कितने भाग बताएंगे विद्यार्थियों? 5। तो 5 में जो पहला हमारा है उसका नाम है चौपाई। क्या नाम है? चौपाई। चलिए आगे देखते हैं। वह चौपाई। फिर बच्चों क्या होगा? फिर होगा रोला। रोला के बाद क्या होगा? रूपमाला। क्या होगा? रूपमाला। फिर क्या होगा? गीतिका। और फिर हरिगीतिका। ये इसके मुख्य भाग हैं। इसी प्रकार से इनके भी अलग अलग भेद हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और अभी हम देखते हैं जो हम छंद पा गए यहाँ से चौपाई, तो चौपाई के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आ जाते हैं पुनः बच्चों चौपाई पे। कहाँ जाते हैं? चौपाई पे। चौ मतलब 4, पाई मतलब पंक्तियाँ। 4 पंक्तियाँ, 4 पंक्तियों वाला क्या होगा? चौपाई। अच्छा, अगर इसकी डेप्थ में चला जाए, डेप्थ मतलब इसकी गहराई में अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो उसकी परिभाषा में यही होता है कि चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। कैसा छंद होता है? सममात्रिक, मतलब समान मात्राएं होंगी। समान मात्राएं होंगी जो कि 16-16 होती हैं। कितनी कितनी होती हैं? 16-16। इसमें चरण यानी पंक्तियों की संख्या 4 होती है, जो कि यहाँ पे क्लियर हो रहा है। 4 पंक्तियाँ यानी चरण यानी पंक्तियाँ, 4 पंक्तियाँ, सममात्रिक 16-16 मात्राएं। तो विद्यार्थियों चलिए इसके एक उदाहरण को लेते हैं, और उससे
इसको क्लियर करते हैं कि क्या होता है। ठीक है जी। तो विद्यार्थियों, आपने सुना होगा एक चौपाई जिसका नाम है जय हनुमान। आगे, ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर। और आगे बच्चों, जय कपीश त्यों लोक उजागर। क्या? उजागर। राम दूत अतुलित बलि धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो विद्यार्थियों, ये एक इसका उदाहरण हुआ। अब इस उदाहरण में विद्यार्थियों आपको ये समझना है कि जो 16 मात्राएं हैं वो मात्राएं कैसे निकलेंगी। इसके लिए मैंने कल आपको बताया था 3 नियम। तो 3 नियमों को एक बार रिपीट कर लिया जाए, फिर इसकी जो मात्राएं हैं उनको देखा जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने न लिखा हो वो नोट डाल के लिख सकते हैं। लिख लीजिए मात्राओं के नियम। तो मात्राओं के क्या नियम होते हैं बच्चों? नियम नंबर 1 कि जो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर की संख्या 7, जिसमें बड़ा आ और बच्चों बड़ी ई, बड़ा ऊ। फिर आपका जो संयुक्त स्वर होते हैं ए आए ओ औ, ये क्या हैं आपके? इनकी संख्या है 7 और इनको कहा जाता है दीर्घ स्वर। इसको जो मात्रा हम दिखाते हैं उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है। इसका सिंबल है द्विमात्रिक का। और फिर आता है बच्चों फिर आता है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी रह जाएगी? तो विद्यार्थियों क्या बचा? आ, ई, उ और रह गया था री। तो विद्यार्थियों इसकी कोई मात्रा नहीं होती है तो इसको हटा देते हैं। अब रह गए हैं 3। तो इन 3 की जो मात्रा होगी वो क्या होगी बच्चों? वो एक डंडा होगी। इसको हम एक मात्रा गिनते हैं, इसको 2 मात्रा गिनते हैं। अब नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। नियम 2 देखते हैं क्या होता है बच्चों। ये होता है अनुस्वार, विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है? अंग की मात्रा। विसर्ग क्या होता है? अह की मात्रा। अंग और आह चाहे जिस शब्द में आए उसको हम द्विमात्रिक गिनेंगे। कैसा गिनेंगे बच्चों? द्विमात्रिक। और अगर चंद्र बिंदु कहीं आ जाता है तो चंद्र बिंदु का अपना कोई मात्रा नहीं होता है। अगर ये दीर्घ के साथ आता है तो 2 मात्रा गिनी जाती है और अगर ह्रस्व के साथ आता है तो 1 मात्रा गिनी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि चंद्र बिंदु का अपना कोई मात्रा नहीं होता है। अब बच्चों आता है सबसे मुख्य नियम जो कि हमें फंसाता है, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 कहता है कि जब कहीं पे कोई संयुक्त क्या कहेंगे, हाँ, संयुक्त व्यंजन आता है तो संयुक्त व्यंजन के पहले जो है चाहे जो अक्षर आ जाए उसको हम द्विमात्रिक गिनेंगे। संयुक्त व्यंजन के पहले वर्ण को कैसा गिनेंगे? द्विमात्रिक। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इस फार्मूले को लगाकर हम निकालते हैं इसमें। तो य एक एक हनुमान ज्ञान गुण सागर। विद्यार्थियों काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी ये सही हो गया। विद्यार्थी नीचे वाले में देखते हैं 1 1 1, ये 2 हो गया, ये 1 त्यों जय कपीस त्यों, ये 1 लोक उजागर,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी सही है। 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी ये भी विद्यार्थियों सही है। अब विद्यार्थियों ये देखिए, ये अंग अंग की बिंदी आ रही है, तो हमने रोल नंबर 2 में पढ़ा था अनुस्वार आने पर इसकी मात्राएं कितनी हो जाएंगी? 2 1 1 1। अच्छा विद्यार्थियों ये देखिए, त्रा त्रा यानी संयुक्त व्यंजन हो गया, तो इसकी मात्राएं कितनी गिनी जाएंगी? 2 1। हाँ, जो आधा अक्षर होगा यानी जो संयुक्त होगा, यदि वो दीर्घ होगा, यहाँ पे बताना था कि जो अगर दीर्घ हुआ तो 2 मात्राएं और अगर ह्रस्व हुआ तो 1 मात्रा, बाकी उसका कोई यदि जो संयुक्त के नियम को थोड़ा सा और तोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है, आगे हम बताएंगे फिर उसको। ठीक है, पुत्र हो गया प व न, सुत न म, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी ये भी सही। यानी इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने देखा कि इसकी जो परिभाषा थी चौपाई की, कि चौपाई में 4 पंक्तियाँ होंगी या 4 चरण होंगे, पंक्तियाँ या चरण। तो हमने देखा 1 2 3 4 कितने चरण हो गए? 1 2 3 4, 4 चरण हो गए। और क्या बताया गया था कि सममात्रिक और असममात्रिक कब होगा? जब मात्राएं समान होंगी सभी में। 16 मात्राएं होंगी, हमने यहाँ देखा 16, यहाँ 16, यहाँ 16, यहाँ 16, तो इन मात्राएं समान हो गई, 4 चरण हो गए। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया चौपाई छंद। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हमने आज के टॉपिक को कवर किया। चलिए अब कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप लोग बताएंगे। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था आपके पूछने से पहले। जी जी पूछिए पूछिए, रोहित जी पूछिए। सर मोहन पूछ रहा है बगल से कि सर से पूछो कि जो छंद है, छंद के जनक कौन है? मोहन बड़ा शरारती बालक है और ये हमेशा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करता है। चलिए देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। क्या बच्चे ने कहा है कि छंद छंद के जनक कौन है? चलिए आप कुछ आज नया सीख लें। तो छंद के जनक जो हैं बच्चों, वो हैं पिंगल ऋषि। कौन है? पिंगल ऋषि। अच्छा, जब कोई जनक होता है तो कुछ ना कुछ उसकी विशेष उपलब्धि होती है, तभी जाके वो क्या कहलाता है? जनक कहलाता है। तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जिसके माध्यम से इनको छंद का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था छंदो शास्त्र। क्या नाम था बच्चों? छंदो शास्त्र। इस रचना के माध्यम से इनको जो है, पिंगल ऋषि को जो है छंद शास्त्र का या छंद का जनक कहा जाता है। बच्चों क्या आपको पता है कि छंद शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? नहीं सर। हाँ चलिए, एक बात और क्लियर हो जाएगी। छंद शब्द का सबसे पहले वर्णन जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद। ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो बहुत प्राचीन माना जाता है। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त हो गया। आपके कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ लूँ और उसके बाद क्लास को एंड करूँ। कोई क्वेरी है आपकी? नो सर। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए मैं पूछता हूँ। तो बच्चों जो हमने चौपाई को तोड़ा था, किस में तोड़ा था? चौ और पाई में। अच्छा बहुत बढ़िया। तो चौ का अर्थ तो 4 हो गया था, लेकिन पाई का अर्थ बच्चों क्या हुआ था? पाई का अर्थ पंक्तियाँ या चरण हुआ था। वेरी गुड बेटा। चलिए तो आप लोग बड़े होशियार हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत जल्दी सीख लिया है, और इसी प्रकार से हम सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। इसके जो नियम हैं इनको थोड़ा सा देख लेना कल, और आगे कल जो है हम दोहा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? दोहा। ठीक है विद्यार्थियों, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही रखो। आ जाइए सर, आ जाइए। ठीक है, नीलेश जी आ जाइए, अपनी सीट पे बैठ जाइए। थैंक यू सर। अच्छा, तो आपने छंद पढ़ाया। जी सर। चलिए ठीक है, आज का आपका इंटरव्यू पूरा हुआ और आप जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।
धन्यवाद सर। जी जी, जाइए जाइए। ओके। आ जाइए। चलिए अपनी सैलरी समझ लीजिए। जी सर। नीलेश जी। जी सर। तो आपकी सैलरी ये है कि आज आपने जो परिचय दिया है उसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप कंफ्यूज हो रहे थे और शब्द अल्टरनेट थे। जी सर, मुझे भी ऐसा ही लगा कि गड़बड़ हो रहा था अचानक से। अचानक से कोई बात नहीं। देखो, आने के पहले एक बार, अंदर आने के पहले बाहर ही एक बार अपना परिचय रिवाइज कर लो, बिना देखे। कैसे? बिना देखे। जी सर। फिर आ जाओ, क्योंकि परिचय आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। बाकी आपको विषय का ज्ञान बढ़िया था। आपने कंप्यूटर को जो बताया, फुल फॉर्म बताना थोड़ा सा कठिन था, लेकिन आपने बताया वो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट था। अपने पश्चिम बंगाल की राज्यपाल बताएंगे, इससे करंट का ज्ञान भी आपका ठीक लग रहा है। उसके अलावा आपने ठीक ठाक बताया, कोई दिक्कत नहीं आई। केवी के बारे में जो आपने जानकारी दी वो क्रमबद्ध बढ़िया सही ढंग से नहीं थी। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आपने पर्याप्त जानकारी दी, लेकिन क्रमबद्धता नहीं थी उसमें, इसलिए आप क्रमबद्ध जानकारी थोड़ी सी अर्जित करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी बताने के दौरान ऐसा ना हो कि आपको लगे कि अब क्या बताऊँ, अब तो सब हो गया, ऐसा ना हो। और जो मैंने इंटरप्ट किया, छंद के क्वेश्चन, छंद के जनक पूछे, ये सब, तो इसमें भी आपका ज्ञान अच्छा दिखा। सब्जेक्ट पे पकड़ ठीक है। जैसे बीच में आपने कुछ चीज़ों के नाम लिए, जैसे दोहा वगैरह, लेकिन चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार आएंगे तो आपको बताएंगे उसके बारे में। और तो आपका ठीक ही ठाक था, कोई विशेष दिक्कत नहीं थी। मुझे उम्मीद है आप 50+ करेंगे आराम से। सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी ना करें। आप तैयारी को गति दें। NCERT को सारी बुक्स एक बार कवर कर डालें, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे थोड़ा फिलोसफिकल जो MCQ अध्ययन मंत्रा ने दिए हैं उनको एक बार कवर कर डालें। और जो आपने बताया कि वाच्य, तो वाच्य जो है आपका क्लियर नहीं था, लेकिन हाँ आपने रिलेट करके ठीक ठाक बताया है। लेकिन इसकी थोड़ी सी जो डेफिनीशन है वो सही डेफिनीशन होनी चाहिए। जी सर। क्रिया के आपने भेद बताए, 2-3 तो आपने ठीक ठीक बताए, लेकिन 2-3 आप भूल गए, तो यहाँ पर थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। बाकी तो ठीक ही था। काल के आपने भेद बताए, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज दिखे, लेकिन आप कवर कर लिए गए, फिर अच्छा गया। लेकिन कोशिश करिए कि जो भी बताइए पहले एक बार मस्तिष्क में सोचिए, उसके बाद बोलिए, क्योंकि बोलने के बाद सोचने का समय चला जाता है। पहले सोचें फिर बोलें। 1 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड का पॉज लिया करें जब कोई क्वेश्चन पूछे। पॉज लेने के बाद सांस लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करिए थोड़ा सोच के। अपने तत्पुरुष समाज ठीक ठाक बताया। जायसी की 2 रचनाएँ ठीक बताई। कामायनी की 2 पंक्तियाँ आपकी बहुत अच्छी थी, जो मुझे लगता है इस इंटरव्यू का सबसे पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा। आपने तुलसीदास जी के बारे में भी अच्छा बताया। छायावाद के स्तंभ वगैरह के बारे में भी आपका ज्ञान ठीक था। निराला का महाकाव्य भी आपने ठीक ठाक बता दिया। द्विवेदी युग का समय भी बताया तथा उसके युग प्रवर्तक का नाम भी बताया। थोड़ा सा इनके बारे में आप और देख सकते हैं, जैसे जो युग प्रवर्तक हो गए, स्तंभ हो गए, तो इनके बारे में, इनके थोड़ा जीवन के बारे में, इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप अपने जीवन का सबसे अच्छा जो लम्हा आपने बताया है कि मेरा ये इंटरव्यू है, ये मुझे लगता है आपका बहुत पॉजिटिव रहा। अपने ज़िले के बारे में आपको थोड़ा सा उसके लिंगानुपात और जो जनसंख्या घनत्व है, क्षेत्रफल है,
इसके साथ साथ और जो प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ी सी एक सिक्योर जानकारी होनी चाहिए। कम से कम 10 सेंटेंस आपको बोलने थे, आपने 4-5 सेंटेंस बोले, लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन इतना आप कवर कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी अपना रोल नंबर में बताया था कि 15 अंक है, वो तो ठीक था, लेकिन अगर आपको रोल नंबर अगर याद हो तो और अच्छी बात है। सर रोल नंबर मुझे याद है। अच्छा, तो आपने बताया क्यों नहीं? सर आपने क्वेश्चन तुरंत बदल दिया था, आपने कहा कि अच्छा, हाँ चलिए ठीक है। अच्छा याद है तो बहुत अच्छी बात, ना याद हो तो इसको याद कर लें। और बाकी ठीक है आपका, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है किसी एंगल से आपको कोई बाहर कर सकता है। ये तो सिक्योर लग रहा है कि इस एकेडमी से एक सिलेक्शन तो ये तय है। और बाकी आपका ठीक था, खास है नहीं। हाँ, जैसे आपने मृदु स्वभाव बताया, क्यूरियोसिटी बताया, तो इन वर्ड्स का जो है अर्थ जान लीजिए हिंदी के परिप्रेक्ष्य में। और जैसे क्यूरियोसिटी हो गई, क्यूरियोसिटी में पूछना चाह रहा था, मुझे लग रहा था कि हो सकता आप कवर कर ले जाए, तो हमने कहा चलो छोड़ो, उसको बाद में पूछेंगे अगले इंटरव्यू में। तो इसके बारे में थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए। क्यूरियोसिटी हो गया, शुरू से अध्यापन में रुचि हो गई, इनके बारे में थोड़ा। और जो महामहिम राज्यपाल और डिप्टी सीएम का आगमन बताया है, ये आपका 5वां पॉइंट है। कोशिश करिए कि अगर इसका कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह या कुछ फ़ोटो वगैरह कुछ हो तो उसको आप अपनी जो फाइल में लगा के लाएँ, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और कोशिश करिए कि बोर्ड मेंबर को अपनी फाइल देखने के लिए कह दें उस दौरान, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर, चल रहे पैनल में क्या हम ये कह सकते हैं सर मेरी फाइल देख लीजिए? नहीं, आप फाइल आगे कर दे रख लीजिए उस पर, तो जो बोर्ड मेंबर होंगे बाद में देख लेंगे, क्योंकि अंक हम तुरंत नहीं देंगे, अंक इसके बाद देंगे। आपका सब रिकॉर्ड हो चुका है, रिकॉर्डिंग देखने के बाद, समझने के बाद, जो कुछ भी डाटा होगा उसके बाद ही हम आपको अंक दे पाएंगे। चलिए ठीक है सर, ओके। बाकी सब बहुत बढ़िया था, ऑल द बेस्ट, और तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन सिक्योर होगा। ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप जा सकते हैं।